ओ नमो नमः। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वयम वर्णमाला पठामः। हमारी जो वर्णमाला है संस्कृत की वर्णमाला, वह हमारी आगे संधि में, आगे और भी जगह हमारे उच्चारण स्थान में बहुत जगह काम आएगी। तो अब हम वर्णमाला शुरू करते हैं। संस्कृत में वर्णमाला सबसे पहले मैं एक शॉर्ट रूप में बता दूंगा, इसके बाद मैं आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा कि इनका क्या क्या अंतर होता है। वर्ण हम दूसरा नाम कहते हैं, वर्ण को हम अक्षर कहते हैं। सबसे पहले हम समझना वर्णमाला, जिस तरह से एक फूलों की माला होती है उसी तरह से वर्णों की माला, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। तो जो वर्णमाला होती है, कितने हमारे संस्कृत के अंदर वर्ण है, उनको कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में उनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर स्वर है, व्यंजन है और अयोगवाय है। स्वर हमारे 13 स्वर होते हैं, व्यंजन और हमारे ये अयोगवाह। कुल मिलाकर के हमारे जो वर्ण होते हैं संस्कृत में, ये 48 वर्ण हैं। स्वर में कौन कौन से किस किस प्रकार से वर्णों को विभाजित किया है, किस प्रकार से हमारे अक्षर बनते हैं, संयुक्त अक्षर बनते हैं, संधि अक्षर बनते हैं, किस प्रकार के समान स्वर होते हैं, ये आपको सब बताएंगे। पहले एक बार ये समझ लें कि स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर हमारे ए आ ई ई ओ ऊ रे री री ए आई ओ औ, ये हमारे स्वर। व्यंजन हमारे कै से लेकर के मैं तक, स्पर्श, अंतहस्त जिनको बोलते हैं, अर्ध स्वर भी बोलते हैं, यार अलावा। इसके बाद ऊष्मण सा 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 ह। अयोगवाय हमारे दो होते हैं, अंग और एक अह। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और अह को हम विसर्ग कहते हैं। हमने वर्णमाला पढ़ी, ये स्वर, समान अक्षर, संधि अक्षर, हम इनको पढ़ेंगे। स्पर्श को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ को हम अर्धस्वर, ऊष्मवर्ण, अनुस्वार और विसर्ग। अब आते हैं हम वर्णमाला पर। वयम वर्णमाला पठामः। वर्णा द्विविधा भवन्ति। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वरा व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें परिभाषा दी है, स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का यदि उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन्हें किसी की सहायता नहीं होती है, एकदम सीधे कोई रुकावट नहीं होती है, वो स्वर है। स्वरा द्विविधा संति। स्वर दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षराणि, संधि अक्षराणि च। तो समान अक्षर वाले स्वर कौन कौन से हैं? समान अक्षर वाले स्वर को दो भागों में बांटा है, ह्रस्व और दीर्घ। इसमें जब आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, जो उसमें एक और आएगा भाग प्लुत, लेकिन अभी हमें केवल पढ़ना है ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है लघु या छोटा स्वर, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ह्रस्व स्वर में ए, ई, उ, री और री ये होते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत क्या आता है? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री। री का दीर्घ नहीं होता। कहने का मतलब ये स्वर समान अक्षर है, ए आ ई उ री री, ये समान अक्षर है। ठीक है, इनको हम समान अक्षराणी बोलते हैं। इसके बाद में नंबर 2 संधि अक्षराणी। स्वर में संधि अक्षर कौन कौन से होते हैं? जो यदि ये जो स्वर है 4 अक्षर, ए आई ओ और औ, ये इन्हीं में से मिलकर के बनते हैं। जब दो स्वर से एक नवीन अक्षर बनता है तो उसे हम संधि अक्षर कहते हैं। देखो, द्वयो द्वयो निश्चितयो स्वरयो संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णा जायन्ते ते संधि अक्षर स्वरा भवन्ति। यानी दो दो निश्चित स्वरों के संधि के द्वारा जो नवीन स्वर उत्पन्न होते हैं, नवीन स्वर बनते हैं, वे संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे ए और ई ये दोनों मिलकर के बनते हैं ए, और ए और उ मिलकर के बनता है हमारा ओ। इसके बाद में ए और ए, यहाँ पर आई बनता है, ए और ओ औ बन जाता है। ये संधि होती है, हम संधि में भी इनको पढ़ेंगे तो बहुत काम आएंगे। ठीक है, कि इस तरह से बनते हैं। अभी हम ये भी याद रखना है कि जैसे ये ह्रस्व स्वर है, समान अक्षरों में ह्रस्व स्वर में बोलने में जो उच्चारण में समय लगता है, जब उससे दुगना समय दीर्घ स्वर में लगता है तो हमें इसकी 1 मात्रा मानी जाती है और इसकी 2 मात्रा मानी जाती है। यानी जितना समय लगता है उससे दुगना समय में दीर्घ में लगता है, और ये स्वर भी हमारे दीर्घ स्वर ही कहलाते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा। इसके बाद में ध्यान रखना,
लिरि वर्ण का दीर्घ वर्ण नहीं होता है। संधि अक्षरों में ह्रस्व नहीं होते, क्योंकि संधि जो अक्षर होते हैं जैसे ए और ए थे मिलकर के आई बना, तो यहाँ पर ये दोनों स्वर आपके दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अब देखिए अनुनासिक स्वर। एक होते हैं हमारे अनुनासिक स्वर। स्वरों के प्रकारों में बताए जा रहे हैं कि मुखेन सह नासिकयापि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरः सन्ति। मुख और नासिका की सहायता से जो स्वर उच्चारित किए जाते हैं उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर में जैसे ए के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लगा दिया, आ ऐसे बोलता है, आ, ई, ऊ, री, रे, ए, आई, ओ, औ। ये स्वर क्या है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है, कहने का मतलब है अनुनासिक स्वर बोला जाता है इनको। ठीक है, जो मुख और नासिका की सहायता से। अब हम व्यंजन में भी अनुनासिक पढ़ेंगे कि कौन से अक्षर हमें अनुनासिक बोले जाते हैं। तो अब हम आते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजनानि, व्यंजनानाम उच्चारणे कश्चित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। यानी व्यंजन के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता जरूर होती है। अतः वर्णमालायाम व्यंजनानाम उच्चारणार्थम सर्वत्र ए स्वरस्य योजनम भवति। यानी वर्णमाला में जो हम कै खे गे पढ़ते हैं इसमें ए की ध्वनि जुड़ी रहती है, लेकिन वर्ण तो जैसे कै है, इसमें ए मिल गया तो कै बन गया, घ में ए मिल गया तो गे बन गया। जो वर्णमाला में हम पढ़ते हैं ए स्वर की सहायता से हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार से ख, घ, अत्र व्यंजनम केवल, यहाँ पर जो व्यंजन है केवल क्या है, जैसे कै में हलंत लगा हुआ है, यानी आधी अक्षर, आधी मात्रा वो होती है इसकी, आधा स्वर से आधा लगता है समय इसको बोलने में। कै, खे, गे, घे ये सभी है। यहाँ पर ए स्वर केवल उच्चारण के लिए है, व्यंजन को केवल कै, खे, गे, घे ये व्यंजन। अब व्यंजन के कितने भेद बतलाए हैं, चत्वारः भेदाः सन्ति। व्यंजनानां चत्वारः भेदाः सन्ति। व्यंजनों के 4 भेद हैं। मैंने आपको पहले बताया था स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण को वर्ग के व्यंजन कहते हैं। वर्ग के व्यंजनों में जैसे कै वर्ग में कै, खे, कै, च, टे, तै, पै, जिसको बोलते हैं कुछ टुतुपु, यानी कै वर्ग में 5 अक्षर। वर्ग का मतलब भाग, यह जैसे कक्षा, कै की कक्षा में 5 अक्षर, च में 5, टे में 5, तै में 5 और पै वर्ग में 5। ये जो अक्षर होते हैं स्पर्श में कै, खे, गे, घे, णे, च, छ, ज, झ, णे, टे, ठे, डे, ढे, णे, तै, थे, दे, थे, ने और पै, फे, पै, फे, में। ये याद रखना, ये वर्ग का, ये कै वर्ग का पहला अक्षर, ये आपका दूसरा अक्षर, ये आपका तीसरा अक्षर, ये आपका चौथा अक्षर और ये 5वां अक्षर। कुल मिलाकर के ये अपने क्या है, ये वर्ग हैं। कै वर्ग में कै, खे, गे, घे और यहाँ छ, छ, ज, झ, यहाँ कै, खे, गे, घे, अणे, छ, छ, ज, झ, यहाँ टे, ठे, डे, ढे, ने और ये तै, थे, दे, थे, ने, पै, फै, पै, फै, में। ये कुल मिलाकर के कै से लेकर के मैं तक के अक्षरों को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। इसके बाद आता है आप अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण में या, र, ल और व। अंतःस्थ वर्ण बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते, बहुत जगह पर स्वर वर्णों में स्थान प्राप्त करते हैं। अतः एते, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ई ए यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा, ई के स्थान पर या बन जाता है यण संधि में, और ये ए जुड़ता है तो हमारा यह, इसलिए हम या, र, ल, व। री और ए जोड़ेंगे तो ये रे बन जाता है, री ए जोड़ेंगे तो ले बन गया, ऊ और ए जोड़ेंगे तो वे। यहाँ पर क्या हो जाता है, य, र, ल, व इस तरह से बनते हैं, इसलिए हम इनको अर्ध स्वर कहते हैं। जब हम यण संधि पढ़ेंगे, संधि के अंतर्गत जब यही नियम लगेगा आपका, यदि प्लस अपि यद्यपि, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, रि प्लस आकृति लाकृति, सु प्लस आगतम स्वागतम। नेक्स्ट आपका तीसरा ऊष्म वर्ण, स, ह, इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण यानी इन वर्णों का जब उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु, उष्ण वायु बाहर निकलती है, इसलिए हमें ऊष्म वर्ण कहते हैं। सर्दी की ऋतु चल रही है, सर्दी में सी करते हैं, तो शीत ऋतु उसी से बनती है, तो ये ऊष्म वर्ण की ध्वनि ज़्यादा निकलती है।
अयोग बाह्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? अयोग बाहु का अर्थ होता है दो अक्षर। अयोग बाहु का मतलब दो अक्षर, दो अक्षरों में औ द्वितीय विभक्ति का रूप है, द्विवचन सॉरी। तो अंग और अह ये दो अक्षर अयोग बाहु होते हैं, ये विशिष्ट वर्ण हैं। उच्चारण स्वर का संयोजन पूर्व होता है, नेतु पश्चात, यानी अंग अह, इसकी ध्वनि अम के रूप में, मैं के रूप में बोलती है और इसकी है के रूप में बोलती है। अम ये अनुस्वार होता है और ये ए में ये जुड़ते हैं, इस तरह से विसर्ग बनते हैं। व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनम भवति। व्यंजनों के साथ, सभी के साथ में स्वर वर्णों का संयोजन होता है। व्यंजनैः सह स्वराणां संयोजनेन गुणित अक्षराणि भवन्ति, और व्यंजनों के साथ स्वरों के संयोजन से गुणित अक्षर होते हैं। अब आपको बता दें कि गुणित अक्षर में जैसे मात्रा लगाते हैं, जैसे हम बार खड़ी पढ़ते हैं, बारह खड़ी, उसी प्रकार से स्वर में ये मात्रा होती है और इनमें ये व्यंजनों में ये मात्रा लग जाती है, तो हम इनको कै में ए की मात्रा लगी, तो कै, का, की, कु, क्री, लरी, के, कई, को और कौ, ये बनती है। इसी प्रकार से ख में हम इन सभी मात्रा को जोड़ेंगे। ये आप काम करें, मात्रा जोड़ें और सही से सीखें इनको। इन 48 अक्षरों के वर्णों के बाद में हमारे संयुक्त व्यंजन, यानी एक से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल के से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे हम क्षेत्र ज्ञ बोलते हैं लास्ट में, है तक तो हमने पढ़ा दिया। अब क्षेत्र ज्ञ कैसे आया? क और स में मिल करके, क और स और ये ए मिल करके ये बन गया आपका छ, कक्षा, क, ए, क, स और आ, ये सभी मिल करके बना कक्षा। त्रय किससे बना? तय और रे से, इसमें जुड़ गया, त्रय बन गया। पत्रम ये उदाहरण दिया है। ऐसे ज्ञानी किससे बना? जय और यह, छ छ ज ज य, इनका संयोग होने पर आपका ये ज्ञ बन गया। तो इसी प्रकार से दय, यद्यपि बोलते हैं जैसे, तो दय और यह मिल करके ये बन गया, जैसे विद्या, ठीक है, उसी प्रकार से इनका बना। अब एवं में इसी प्रकार से सर्वेषां व्यंजनानां सर्वैः व्यंजनैः सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति, यानी इसी प्रकार हमने इनको वर्णों में इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि क और स तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं, ए भी हमारा आ रहा है, इसलिए हम संयुक्त अक्षर तो बहुत बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये हमारी वर्णमाला ज्ञानी तक इस तरह से होती है, तो इसलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो और भी व्यंजनों का मेल होता है, जैसे चाणक्य, तो क और य का मेल बन गया। अर्णव, इसमें इसका मेल हो गया। मंत्र, न और त्रय का मेल हो गया, ठीक है। अब हम वर्ण वियोग, ये वर्ण तो ये संयुक्त अक्षर है, वर्ण वियोग का मतलब होता है हमें अलग अलग करना। वर्ण वियोग, वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन का ये टॉपिक भी आपका आएगा, उसमें हम एक बार सेपरेट पढ़ा देंगे। हालांकि शॉर्ट रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ण संयोजन से भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं, वर्ण वियोजन उनको अलग अलग करके लिखना होता है। सभी वर्णों को अलग अलग मात्रा सहित उनको लिख देते हैं तो वो वर्ण वियोजन बन जाता है, ठीक है। आज हमने सीखा, बहुत अच्छे से इसको पढ़ें, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप दोबारा से पूछें, क्लास में पूछें कि किस तरह से ये वर्ण अपने बने। धन्यवाद।